हे गाइस, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिक डायपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप प्लेस करते हो तो देयर विल बी अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, देयर विल बी अ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, द टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड इन द डायपोल, राइट, अलॉन्ग विद ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल्स में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो इसी तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन के अंदर मैंने अपना ईयर लॉन्ग कोर्स यहां पर मैंने ऐड किया हुआ है। तो इसी तरह के सारे जो कोर्सेज जो है वो बिल्कुल प्लेलिस्ट के अंदर व्यवस्थित तरीके से बने हुए हैं। तो स्टे ट्यून्ड टू एक्सपोनेंशियल फिजिक्स और मेरा नाम है जेपी चौहान। बस इसी तरीके से आप वीडियो को देखते चले जाएं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो जल्दी से हेडिंग डालें आप, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी से हेडिंग डालें आप, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक डायपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे तो क्या होगा वो अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा हो तो उस लेक्चर को देख के फिर यहां पर आए, थोड़ा सा मजा आएगा। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एरो बता रहा है, और ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक डायपोल को मैं प्लेस कर रहा हूं। मैंने क्या करा, एक डायपोल को मैं प्लेस करता हूं यहां पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा और बना लें अपन। मैंने एक डायपोल को प्लेस किया यहां पर। डायपोल क्या है मेरे पास, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये डायपोल आ गया। और डायपोल के बीच का जो सेपरेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, 2a। डायपोल के बीच का जो डायपोल की जो लेंथ है उसको अपन किससे लिखते हैं, 2a से लिखते हैं। और जो डायपोल जो है वो यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। डायपोल एंगल कितना बना रहा है, थीटा। थीटा कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर, थीटा ये किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन, इस डायरेक्शन में कौन डायपोल मोमेंट बोल सकता हूँ मैं। इस डायरेक्शन में क्या आएगा, सोचो यहाँ पर, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, पी वेक्टर आएगा आपका। सोच के देखो, इस डायरेक्शन में क्या है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ क्या आएगा, पी वेक्टर आएगा, डायपोल मोमेंट। तो एंगल किसके बीच में हो गया, इधर तो डायपोल मोमेंट है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, अब जब प्लस क्यू चार्ज, अपन ने पढ़ा हुआ है कि प्लस क्यू चार्ज जो होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, और माइनस क्यू चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू ई। समझ में आ रहा है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर फोर्स का लगेगा, वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू ई वेक्टर। दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, क्यू मल्टीप्लाइड बाय ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास सेम है। अब यहां पर सोच के देखें आप, जब आप इस तरह की कुछ कंडीशन आती है, सोचना आप यहां पर, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगा रहा हूं और एक फोर्स इधर लगा रहा हूं, है ना, और दोनों के फोर्स के मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो ये क्या होगा, ये चीज घूमेगी। सोच के देखो, ये चीज क्या घूमेगी। और जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो उसके एक्सिस के अबाउट क्या होता है, उसके अंदर अपन टॉर्क लिख सकते हैं, उसके एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं टॉर्क कैसे लिखा जाता है। सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एफ फोर्स इधर लग रहा है और एफ फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स के मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन मतलब किस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन हो गए। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, है ना, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको पता चल जाए, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पता चल जाए, उसको मैंने क्या बोल दिया, डी। तो इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क, टाउ, टाउ का जो फॉर्मूला होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। इस तरीके से टॉर्क लिखा जाता है। अब यहां पर भी क्या होगा, ये डायपोल है मेरे पास, डायपोल के ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो डायपोल क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो टॉर्क ऑफ डायपोल या टॉर्क इन डायपोल, डायपोल के अंदर जो टॉर्क आएगा उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाउ, टाउ इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या लिखवाया मैंने, लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहां से ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो इस ट्राइंगल से अपन ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। इसको मैं बोल देता हूं पी, कुछ नाम देते हैं अपन, ये हो गया मेरे पास ए बी और ये सी।
तो देखो यहां से मेरे पास क्या होगा, फोर्स तो मेरे पास, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, वो अपन निकाल लेते हैं। यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने बोल दिया x, तो देखो यहां से x कैसे निकाल सकते हो, तो इस ट्राइंगल से देखो, इस ट्राइंगल से देखोगे तो x अपॉन हाइपोटेनियस, ध्यान से देखना, x अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 2a, x क्या परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास 2a साइन थीटा। सीधा ध्यान रखें आप, ये क्या 2a के दो कंपोनेंट होंगे, 2a cos थीटा तो ये वाला होगा और 2a sin थीटा ये वाला होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो देखो यहाँ से टॉर्क क्या हो जाएगा, तो टाउ इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 2a sin थीटा। यहाँ से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, Q इंटू 2a को साथ में लिख रहा हूँ, E को अलग लिख रहा हूँ और sin थीटा को अलग लिख ही दिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, P डायपोल मोमेंट और ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मेरे पास क्या आ गया, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क PE sin थीटा। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, है ना, मेरे पास क्या P क्या वेक्टर है, E वेक्टर है, दो वेक्टर का या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में अपन क्या लिखते हो, अगर sin थीटा से मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो टाउ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, टाउ कैसे P क्रॉस E, समझ में आ गया। और टाउ का डायरेक्शन, टाउ क्या हो गया वेक्टर, तो इसको अगर इसका डायरेक्शन लिखना हो, डायरेक्शन लिखने का तरीका क्या होगा, बाय राइट हैंड थंब रूल आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, बाय राइट हैंड थंब रूल आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होगा मेरे पास, ये क्या हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया P वेक्टर और ये मेरे पास क्या है, इस डायरेक्शन में कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एंगल क्या है थीटा। तो मुझे डायरेक्शन लिखना हो तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, अगर P से P क्रॉस E का डायरेक्शन निकालना है तो P से E तक क्या करो, राइट हैंड थंब रूल घुमाओ, जिस प्लेन में आपके पास वेक्टर रखे हुए हैं उस प्लेन को आइडेंटिफाई करो, हाथ ऐसे रखोगे या हाथ ऐसे रखोगे, वो डिपेंड करेगा मुट्ठी कहां से कहां बंद करनी है। मुझे P से E बंद करनी है तो P से E बंद करोगे तो हाथ ऐसे ही रखना पड़ेगा, ऐसे रखोगे तो E से P बंद होगा, ऐसे रखा अपन ने हाथ और P से E घुमाओगे तो इनवर्ड डायरेक्शन जो देगा मुझे क्या देगा, टॉर्क का डायरेक्शन देगा। समझ में आया, तो यहां से क्या होगा, तो डायरेक्शन कहां से निकालोगे, डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका डायरेक्शन क्या आएगा, इनवर्ड्स। इसका डायरेक्शन क्या आएगा, डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, इनवर्ड्स, है ना, डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड्स, है ना। यहां पर मैंने डायरेक्शन बताया अभी, डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया, राइट। जल्दी से लिखो इसको, फिर टॉर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ पॉइंट लिखवाता हूं मैं, लिख लो इसको, नोट लगाना, 3 पॉइंट लिखवाऊंगा बढ़िया से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी माने जाते हैं। अपन ने स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम 3 चीजें पढ़ी थी अपन ने, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, ये 3 चीजें पढ़ी थी अपन ने। देख क्या है, नोट लिखो, फर्स्ट कंडीशन ऑफ, लिखो आप कंडीशन ऑफ, इसके अंदर ही स्टेबल इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देख स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, किसी चीज को उसकी जगह से अगर हिलाओ और अगर वो वापस अपनी उसी जगह पे लौट के आ जाए तो वो जगह जो होगी जिस जगह पे वापस लौट के आया है, इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है बॉडी, है ना। अपन ने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, है ना। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, एक ऑब्जेक्ट में यहाँ रखता हूँ, अभी दोनों क्या है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी हिलाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, ये वापस लौट के नहीं आएगा। तो इस पोजीशन को क्या बोलोगे आप, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर जाना, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में, आई बटन के अंदर। और इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा भी पुश करोगे तो वापस क्या होगा, अपनी जगह पे लौट के आएगा, ये अपनी जगह पे थोड़ा सा डिस्प्लेस, नहीं जोर से मारा पता पड़ा गोटी बाहर निकल गई, ऐसा नहीं, हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से ही अपन चेक करते हैं, ऐसा नहीं जोर से फोर्स मारा साला टूटी गई चीज, ऐसा थोड़ी करना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, इसको मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, वापस अगर वो अपनी जगह को मेंटेन करता है तो
तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वो वाली जगह क्या हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये सारे केस, तीनों केस अपने को डायपोल के अंदर भी पढ़ना है। तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखोगे, अब ध्यान से देखना, सोचना, मेरे पास ये डायपोल ये रहा, मैंने डायपोल ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मेरे पास डायपोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसी डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अभी देखो थीटा इक्वल्स, थीटा कितना है, 0 डिग्री है क्या, पी वेक्टर भी उधर है, समझ में आ रहा है। ये डायपोल मोमेंट पी वेक्टर माइनस क्यू से प्लस क्यू, पी वेक्टर भी उधर है, ठीक है। अब यहां पर देखो फोर्स, देखो आप इस डायपोल के ऊपर लगने वाला फोर्स देखो, इसके ऊपर फोर्स ना लगेगा क्यू ई वेक्टर इधर, इसके ऊपर फोर्स ना लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू ई इधर। अब इस डायपोल पे, अब डायपोल पे नेट फोर्स 0 हो रहा है क्या, इस कंडीशन में देखो डायपोल पे क्या है, एफ नेट 0 है, एफ नेट कितना है, 0, क्योंकि जितना फोर्स उधर लग रहा है उतना फोर्स इधर भी लग रहा है, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एफ नेट क्या हो गया, 0। एफ नेट 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में है। एफ नेट 0 इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में डायपोल। लेकिन मुझे इक्विलिब्रियम का टाइप चेक करना है, मुझे इक्विलिब्रियम का टाइप चेक करना है। टाइप चेक करने के लिए मैंने क्या बोला, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। अब मैं देखिए इसको क्या करता हूं, मैं इसको करता हूं थोड़ा सा डिस्प्लेस ऊपर की तरफ, ये ऐसे था, मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस ऊपर की तरफ करता हूं। ये डायपोल इधर था, इसको मैं इधर से इधर लेके जाता हूं। सोचना, मैं जैसे डायपोल, ये मेरे पास प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू ऊपर आ गया और ये माइनस क्यू ऊपर आ गया, मैं इसको ऊपर की तरफ लेके गया। अब देखो फोर्सेस कहां लगेंगे, सोचना, इस पे क्यू इधर लगेगा और इस पे वापस क्यू इधर लगेगा, तो डायपोल क्या होगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के आएगा, है ना। ये इसको क्या करेगा, ये डायपोल क्या ऐसे घूमेगा वापस, ये फोर्स को इधर लाएगा, ये फोर्स को ऊपर लेके जाएगा। इसका मतलब वापस अपनी स्टेबल वाली उसी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, उसी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, डायपोल जो है वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो डायपोल कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि डायपोल को जब आप इनिशियली कितने एंगल पे, जब थीटा इक्वल्स टू 0 पे रख देते हो, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, डायपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, क्लियर भाई। ये क्या हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, क्लियर। मतलब थीटा इक्वल्स, याद रखना, सीधा याद रख लेना इसको। उसके बाद देखो सेकंड कंडीशन, देखो आप क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देख अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, देख इसमें, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर डायपोल को मैं उल्टा रख रहा हूं, प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर, ये डायपोल रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वही उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका उसी डायरेक्शन में। अब डायपोल मोमेंट क्या है, ये इस डायरेक्शन में तो पी वेक्टर हो गया, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फोर्सेस देखो, प्लस क्यू के ऊपर फोर्स अभी कहां लग रहा है, प्लस क्यू ई कहां लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगेगा, सही लगा है, ये प्लस क्यू हमेशा उसकी तरफ चलता है, याद रखो हमेशा, प्लस क्यू कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, प्लस क्यू इधर। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, माइनस क्यू ई वेक्टर। ई वेक्टर सेम है मेरे पास। अब यहां पर भी क्या है, अगर यहां पर देखोगे जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा है, तो एफ नेट वापस क्या है, एफ नेट यहां पर भी 0 है। डायपोल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है। 0 है, इसका मतलब क्या है, डायपोल क्या है, इन इक्विलिब्रियम। डायपोल क्या है, इक्विलिब्रियम में है, डायपोल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इक्विलिब्रियम का टाइप चेक करने के लिए आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, है ना, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, देख मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, डिस्प्लेस करें अपन, देख मैं थोड़ा सा इसको, डायपोल यहां पर था प्लस क्यू माइनस क्यू, मैंने डायपोल को नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, नीचे की तरफ। ये माइनस क्यू यहां लेके आ गया, यहां पर लेके आ गया। अब इस कंडीशन में फोर्सेस देखो, फोर्सेस देखो, माइनस क्यू तो इधर लगेगा और प्लस क्यू इधर लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अब सोचना, मैं डायपोल ऐसा था, उस डायपोल को मैंने नीचे ऐसे शिफ्ट कर दिया, डायपोल ऐसा था उसको ऐसे कर दिया। अब जो फोर्स लग रहा है,
अब जो फोर्स इस कंडीशन में जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये इसको इधर लेके आएगा और ये इसको इधर लेके आएगा। मतलब डायपोल के ऊपर फोर्स कहां लगेगा, अब सोच के देखना, ऊपर वाले पे लगने वाला फोर्स को इधर ले जाएगा और नीचे पे लगने वाला फोर्स को नीचे लेके जाएगा। मतलब डायपोल वापस उसी डायरेक्शन में घूमेगा, वापस उल्टी डायरेक्शन में नहीं आ पाएगा, अपनी डायरेक्शन में अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लौट के नहीं आ पाएगा। और जब ऐसा होता है, जब डायपोल इक्विलिब्रियम में होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के नहीं आता है, तो उस समय जो इक्विलिब्रियम का जो टाइप होता है उसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसमें क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर जो डायपोल है वो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी क्या, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिख रहा है, ई वेक्टर और पी वेक्टर दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगी, हमेशा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो होगी हमेशा क्या होगी, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। है, लिखो इसको जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ाता हूं। देखो यहां पर अगर आप देखोगे, मेरे पास एक्चुअल में एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0 स्टेबल में, और यहां पर एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो अगर मैं टॉर्क की वैल्यू अगर यहां निकालना चाहूं मैं, है ना, अगर यहां पर मैं इस वाले सेक्शन के लिए टॉर्क निकालना चाहूं, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो टॉर्क मेरे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। वैसे भी समझ में आ रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया है ना, नेट फोर्स 0 हो गया है, समझ में आएगा। तो इसकी वजह से मेरे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। अगर थोड़ा बहुत भी अगर ये इस डायरेक्शन के अलोंग नहीं होगा तो क्या होगा, किसी एंगल पे अगर किसी एंगल पे आ जाएगा तो उस वक्त क्या होगा, वापस इसके ऊपर मतलब जो अपोजिट फोर्सेस जो लगेंगे वो सेम लाइन के अलोंग नहीं है, ये सेम लाइन में लग रहे हैं। और सेम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम लाइन में फोर्स लगाओ, एक इधर लगाओ एक इधर लगाओ, वो ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं घूम सकता, है ना, ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं घूम सकता। घूमना जरूरी नहीं, टॉर्क लगना है तो घूमेगा तभी मेरे को टॉर्क लिख पाऊंगा। यहां पर भी देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, यहां पर तो आप अवे लगा रहे हो फोर्स, और यहां पर क्या हो गया, टुवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो टुवर्ड्स, समझो यहां पर टुवर्ड्स, एक इधर से दबा रहा है एक इधर से दबा रहा है, तो ये घूमेगा क्या, अभी भी कभी भी नहीं, अभी भी यहां पर घूम नहीं पाएगा। तो यहां पर देख सकते हो टॉर्क यहां पर भी क्या होगा, 0। नहीं तो फॉर्मूला से भी देख सकते हो, फॉर्मूला से देखो यहां पर फॉर्मूला से देख सकते हो, वापस क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला वापस वही, यहां पर क्या हो जाएगा, पीई साइन 180, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो टॉर्क यहां से भी देख सकते हो, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो भले स्टेबल इक्विलिब्रियम हो और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, दोनों में टॉर्क हमेशा क्या होगा, 0। और एक बात और सोचो आप, जब भी आप डायपोल को किसी भी एंगल पे रखो, आप डायपोल जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा, किधर भी रखें आप, डायपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब अलाइंड होता है तो वो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होती है। और हर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टेबिलिटी चाहता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कोशिश करेगा, तो हमेशा इस पे फोर्स इस तरीके से लगेगा कि डायपोल हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो दोनों केस में टॉर्क 0 होता है। इसके अलावा एक चीज और यहां पर देख सकते हो, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, सोचो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा। किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहां से डिसाइड करते हो, अगर एक्सप्रेशन के अंदर साइन थीटा या कॉस थीटा हो तो उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हो, या तो साइन थीटा हो या कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू, अरे भगवान हट रहे है ना। तो तीसरा इक्वल लिख दो यहां पर, मैक्सिमम टॉर्क, है ना, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, है ना, टाउ इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, पीई साइन थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू जब मेरे पास 1 होगी तो टाउ जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उस वक्त टाउ क्या होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन पी कांस्टेंट है, ई यूनिफॉर्म है, पी कांस्टेंट है, डायपोल मोमेंट q इंटू 2 है, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट हो गया, लेंथ कांस्टेंट हो गया, तो पी कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इसलिए कांस्टेंट हो गया। थीटा वेरी कर सकता है, लेकिन यहां पर साइन थीटा की भी अगर मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो तो टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ इक्वल्स टू पीई। और साइन थीटा 1 कब होता है, थीटा 90 डिग्री पर, समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कब आएगी, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, क्लियर। चल इसके बाद देखो, ये तो मेरे पास क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन ने क्या रख दिया, किसको रख दिया, डायपोल को रख दिया। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो तो क्या होगा, देखो। तो नेक्स्ट हेडिंग ला लो, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देख, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अब कांस्टेंट नहीं है,
एक डायरेक्शन में या तो इंक्रीजिंग होगा या एक डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इधर वीक फील्ड होगा, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, है ना। इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग, इसका मतलब इधर मेरे पास क्या हो गया, वीक फील्ड होगा, है ना, इधर वीक होगा, और इधर मेरे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपको समझ में आता है, ठीक है। ये कैसे ले रहा हूं, अब यहां पर मैं दो कंडीशन ले रहा हूं, या तो डायपोल को मैं किसी एंगल पे रख सकता हूं, है ना, डायपोल को या तो किसी एंगल पे रख सकते हो, या तो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रख सकते हो, या डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रख सकते हो। तीन ही कंडीशन है मेरे पास, तो तीनों यहां पर कंडीशन देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, डायपोल को क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस कर देता हूं, ठीक है। देखो यहां पर तो डायपोल को तो फर्स्ट केस में लिख लो आप कि डायपोल, या देखो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करने का मतलब क्या हो गया, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पैरेलल है। सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्शन में प्लेस कर रहा हूं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, P वेक्टर पैरेलल टू E वेक्टर। अब जब पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इंक्रीजिंग है, ठीक है। इधर वीक होगा, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, डायपोल को प्लेस कर दिया, ये डायपोल प्लेस कर दिया इधर, इसका डायपोल मोमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू। अब देखो होगा क्या, अब ध्यान से सोचना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग अलग आएंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहां पर सोचो आप, क्या होगा, दोनों ही पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। लेकिन बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा, इस वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर आएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल देता हूं E2, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूं मैं E2, और इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको मैं बोल देता हूं E1। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। और यहां पर एक चीज पता है मुझे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा होगी, और यहां पर क्या होगा, जो E2 है दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन E1। तो अब Q के ऊपर प्लस Q के ऊपर लगने वाला फोर्स जो होगा उसको मैं बोल रहा हूं F2 फोर्स ऑन, क्या लिख रहा हूं मैं, फोर्स ऑन प्लस Q, क्या हो जाएगा, F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, सिर्फ वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, QE2, और फोर्स ऑन नेगेटिव Q अगर मैं लिखूं तो वो उसको लिख दूंगा मैं F1, और वो क्या होगा, QE1। ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं यहां पर, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड। अब दोनों फोर्स की डायरेक्शन बनाओगे तो देखो, प्लस Q तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, प्लस Q तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, तो F2 का डायरेक्शन तो इधर आएगा, समझ रहे हो, F2 का डायरेक्शन तो इधर आएगा। लेकिन माइनस Q जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो F1 का डायरेक्शन इधर आएगा मेरे पास। अब दोनों फोर्स वापस अपोजिट डायरेक्शन में है, पहले भी थे, बट दिस टाइम फोर्स के मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, क्योंकि E2 की वैल्यू क्या E1 से ज्यादा है, तो यहां पर मेरे पास कौन बड़ा हो गया, F2 ग्रेटर हो गया F1 से, है ना। पहले दोनों फोर्स बराबर थे, इसलिए F नेट 0 था। अब यहां पर मेरे पास क्या होगा, F नेट जो होगा बड़े वाले फोर्स में से, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बड़े फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 0 नहीं होगा, इट विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। F नेट 0 नहीं होगा, और F नेट जब 0 नहीं होगा इसका मतलब लीनियर मोशन होगा। पहले F नेट क्या था मेरे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में F नेट 0 था, तो वहां पर कोई भी लीनियर मोशन नहीं हो रहा था, वहां पर नेट फोर्स 0 हो गया था, इसलिए रोटेशन। यहां पर क्या हो गया, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो डायपोल जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा, लीनियर मूवमेंट होगा, है ना। क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल कहां से कहां तक, डायपोल विल मूव फ्रॉम, समझ में आ रहा, नेट फोर्स कहां लगेगा, नेट फोर्स क्या, F2 माइनस F1 टूवर्ड्स राइट, समझो,
टूवर्ड्स राइट, राइट डायरेक्शन में, क्योंकि F2 बड़ा है, तो क्या होगा, तो डायपोल विल मूव फ्रॉम, कहां से कहां पर, वीक से टूवर्ड्स राइट जाएगा, मतलब वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करेगा, फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। समझ में आ रहा है? लिखो उसको, देख फिर आगे और बढ़ता हूं, लिख लिया, देख उसके बाद देखो इसमें से ये फर्स्ट केस हुआ, सेकंड केस देखो इसमें कि जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, एंटी पैरेलल हो। अभी दोनों क्या पैरेलल है। अब नेक्स्ट केस देखो, सेकंड, इसी तरह से सेकंड केस भी करते हैं, देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर एंटी पैरेलल। यहां तो पैरेलल थे, नाउ एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बोल रहा हूं मैं कि डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल। आर एंटी पैरेलल, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका किधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर ही है और इंक्रीजिंग है, अभी भी नॉन यूनिफॉर्म है ना, इंक्रीजिंग है, ठीक है। इंक्रीजिंग है मतलब इधर मेरे पास क्या होगा, वीक फील्ड होगा, और इधर अपने पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। ये अपने को एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, डायपोल मोमेंट को अपन एंटी पैरेलल रख रहे हैं, मतलब इसका अपोजिट डायरेक्शन में। ये डायपोल मोमेंट मैंने इधर प्लेस कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, ये आपका पी वेक्टर हो गया। सेम चीज, वापस सेम चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां आएगा, इसको मैं E2 वेक्टर बोल देता हूं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगा, इसको मैंने क्या बोल दिया, E1 वेक्टर, ठीक है। और यहां पर अपने को पता है कौन बड़ा है वापस, E2, क्योंकि इधर उधर फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली यहां पर भी सेम चीज कि E2 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, E1 होगा। ये अपने को चीज एकदम क्लियर है। अब फोर्स लिखें अपन सेम चीज, अगर मैं फोर्स लिखूं, फोर्स ऑन प्लस क्यू, फोर्स ऑन प्लस क्यू, प्लस क्यू के ऊपर फोर्स कितना आएगा, ये प्लस क्यू, प्लस क्यू के ऊपर फोर्स कितना आएगा, F1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं QE1, है ना, प्लस क्यू चार्ज इधर है, और फोर्स ऑन माइनस क्यू अगर आप लिखोगे, माइनस क्यू ये रहा, F2 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सिर्फ QE2। अब डायरेक्शन अगर बतानी है तो माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स तो कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस क्यू के ऊपर फोर्स कौन सा, F2, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया ये, और प्लस क्यू के ऊपर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स आ गया मेरे पास F प्लस क्यू के ऊपर F1, ये F1। अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या होगा, अब कौन सा मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कौन सा फोर्स ज्यादा है, डेफिनेटली यहां पर भी क्या होगा, सिंस चूंकि F2, क्योंकि E2 की वैल्यू क्या है, E1 से ज्यादा है, तो F2 की वैल्यू क्या होगी, F1 से ज्यादा हो जाएगी, तो F2 क्या होगा, ग्रेटर देन F1। तो यहां पर भी क्या होगा मेरे पास, नेट फोर्स अगर आप लिखोगे तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, F2 माइनस F1, और वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, सेम चीज। और नेट फोर्स इस समय कहां लगेगा, F2 की डायरेक्शन में, लेकिन इस वक्त F2 की डायरेक्शन कहां है, टुवर्ड्स लेफ्ट, पहले टुवर्ड्स राइट थी, अब F2 कहां है, टुवर्ड्स लेफ्ट। नेट फोर्स कहां आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट आ गया, इसका मतलब क्या होगा, जो डायपोल होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, डायपोल जो होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। पहले यहां पर क्या था, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव कर रहा था, तो यहां पर क्या होगा, तो फाइनली जो डायपोल होगा, तो डायपोल विल मूव कहां से कहां तक, मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करेगा। लिखो जल्दी लिखो, लिख लिया। देख अब अगर मैं एंगल पे रख दूं, देखो यहां पर अपने को एक चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर डायपोल जो है वो बिल्कुल लीनियर मोशन करेगा। यहां पर क्या है, मेरे पास नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो यहां पर क्या एक तरीके से लीनियर मोशन है, यहां पर कोई भी, है ना, दोनों ही केस में क्या है, ये लीनियर मोशन है।
लेकिन अगर आप डायपोल को, आप देख थर्ड केस, इसमें थर्ड केस अगर डायपोल और वो क्या हो, किसी एंगल पर प्लेस्ड हो। देख तीसरा केस क्या बन सकता है, अगर डायपोल और वो क्या हो जाए, किसी एंगल पर हो। इसके बाद न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं, इसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट लूंगा, बढ़िया शानदार। बस एक तीसरा केस और करवाता हूँ। ये टॉपिक क्या आपस में कनेक्टेड होते हैं, बीच में मैं न्यूमेरिकल भी करवा सकता हूँ, लेकिन टॉपिक क्या है वापस कनेक्टेड होते हैं, तो बीच में न्यूमेरिकल इसलिए मैं करवाता नहीं हूँ। टॉपिक के साथ कनेक्ट हो जाए तो एक ही क्वेश्चन के अंदर, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीजें करवा देता हूँ, ताकि क्या है कि आपको अलग अलग टाइम वेस्ट नहीं हो आपका। देखो देख थर्ड केस मेरे पास क्या है कि डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड are at some angle, are at some angle, है ना, वही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं अपन। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वापस इसी डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका यही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही है, ठीक है। इंक्रीजिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब डायपोल को प्लेस करता हूं मैं ये किसी एंगल के ऊपर, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, क्लियर, ये किसी एंगल के ऊपर है, क्योंकि डायपोल मोमेंट मेरा इस डायरेक्शन में होगा, ये पी वेक्टर। अब फोर्सेस देखो यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इधर ही है, लेफ्ट टू राइट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E2 और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास E1। समझ में आ गया। फोर्सेस देखो, अब यहाँ पर देखो फोर्स, देखो फोर्स और मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, E2 क्या है मेरे पास, राइट, मतलब थोड़ा आगे, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ कहीं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो E2 का मैग्नीट्यूड वापस क्या होगा, यहाँ पर E1 से ज्यादा होगा। तो देख यहाँ पर मैं फोर्स लिखूं किसके ऊपर, फोर्स ऑन प्लस क्यू के ऊपर फोर्स को मैं बोल देता हूं F2। क्या आएगा F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E2। इस तरीके से फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज के ऊपर अगर मैं फोर्स लिखूं उसको मैं बोल देता हूं F1, है ना, F1 मतलब माइनस क्यू के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा मेरे पास, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देखें अगर अपन, तो डायरेक्शन क्या आएगी, देखिए यहाँ पर प्लस क्यू हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्लस क्यू विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस क्यू के ऊपर फोर्स क्या हो गया F2, तो ये मेरे पास क्या हो गया F2 वेक्टर। माइनस क्यू के ऊपर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा मेरे पास F1 वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन क्या आएगा F1 वेक्टर, क्लियर। अब लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, अब ध्यान से सोचना, अब F2 की वैल्यू, अब कौन सा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, E2 ज्यादा है, तो अगेन F2 की वैल्यू क्या है, F1 से ज्यादा है ना, F2 विल भी ग्रेटर देन F1, तो यहां पर F नेट जो होगा यहां पर भी जीरो नहीं होगा, सो F नेट क्या हो जाएगा मेरे पास, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, है ना, एक ही बॉडी है ना, इसके ऊपर दो अपोजिट फोर्स, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, F2 माइनस F1, अगेन वही F2 माइनस F1, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है। अब यहां पर तकलीफ क्या है, ध्यान से सोचना, ये मेरे पास क्या है, इसको सोचो, सपोज ये मेरे पास पेंसिल है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, लेकिन मैं ऊपर वाला फोर्स अगर सोचो बढ़ा दूं, दिख रहा है यहां पर F2 की वैल्यू ज्यादा है ना, यहां पर F2 की वैल्यू ज्यादा है। अभी F2 की वैल्यू ज्यादा है तो देख क्या होगा, यहां पर फोर्स ज्यादा, देख सोच, यहां फोर्स, पहले तो दोनों फोर्स बराबर थे, तो ये यहीं घूम रहा था, अब अगर ये वाला फोर्स अगर ज्यादा हो जाए तो ये ऐसे जाएगा, समझ आ रहा है, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाए तो ये वाला फोर्स पीछे तो खींचेगा, लेकिन इसकी औकात नहीं है कि इसको यहीं पर रोक ले, इसकी औकात ज्यादा है, तो ये इसको ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये आगे जाएगा और ये इसको पीछे घुमाएगा, तो क्या होगा, लीनियर मोशन भी होगा, साथ में रोटेशन भी होगा, लीनियर प्लस रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों साथ में होंगे, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं है, और यहां पर क्या होगा, टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, तो एफ नेट नॉट जीरो, और टॉर्क भी मेरे पास क्या है यहां पर, नॉट इक्वल टू जीरो। पहले वाले दोनों केस में क्या हो गया था, टॉर्क जीरो हो गया था, इसलिए सिर्फ लीनियर मोशन था वहां पर, तो यहां पर क्या है, टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, तो जो डायपोल होगा, डायपोल क्या करेगा, डायपोल क्या करता है, डज लीनियर प्लस रोटेशनल मोशन, ठीक है, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन बोल दो, और कहां से किस डायरेक्शन में, वीक से कहां पर, फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड,
अब यहां पर भी एक और केस बनाया, अब कितने केस बना दो, चाहो तो नेगेटिव क्यू को यहां ले लो, पॉजिटिव क्यू को ऊपर ले लो, है ना, मतलब नेगेटिव क्यू को नीचे लिया, उल्टा कर दो, मतलब डायपोल को अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, ये वाला फोर्स इधर लगेगा, ये वाला फोर्स इधर लगेगा, तो डायपोल यूं घूमने लग जाएगा, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की तरफ जाने लग जाएगा। तो एक केस वो भी बना सकते हो, दुनिया भर केस बन सकते हैं, समझ में आ रहा है? देख चल अब यहाँ क्वेश्चन करके बताए, क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख, आपके पास एक क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास दो डायपोल है, एक डायपोल मेरे पास इस डायरेक्शन में है ना, एक डायपोल मोमेंट ये है मेरे पास P1 और एक डायपोल मोमेंट मेरे पास ये है P2 और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। टू डायपोल्स आर प्रेजेंट एट 120 डिग्री, समझ में आ गया? और कहाँ प्लेस्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ई क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको मालूम करना है पी नेट, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा। यहाँ पर चार्ज डायपोल यहाँ पर ले लो आप, है ना, P1 इधर है, मतलब P1 P2 के मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपको, है ना, P1 इक्वल्स टू P2, दोनों के मैग्नीट्यूड P है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ? E दिया हुआ है, तो आपको P नेट निकालना है। टॉर्क अगर कोई टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, तो टॉर्क मुझे निकालना है, टॉर्क ऑफ सिस्टम। टोटल देयर आर 4 चार्जेस, अगर आप देखो यहाँ पर दो डायपोल है तो 4 चार्ज हो जाएंगे मेरे पास, है ना। इसको ट्राई करो। इसके बाद ये लिख लो, नहीं लिखा हो तो लिखो इसको भी। थोड़ा बीच में व्हाइट बोर्ड लगाऊंगा अभी मैं, तो लाइट वाइट की सेटिंग करनी है, हो सकता है बीच में 1-2 दिन की क्लास का ब्रेक लूँ यार, है ना, तो नाराज मत हो जाना। कोशिश करूंगा, हालांकि मैं इवनिंग तक जब तक मैं क्लासेस से फ्री होता हूँ, एक्चुअल में क्या होता है कि सारी शॉप वगैरह बंद हो जाती है, और एक दिन शॉप से सामान लेके आऊँगा, उसके अगले दिन फिर इलेक्ट्रिशियन को ढूंढना है, फिर इलेक्ट्रिशियन भी ऐसे खतरनाक होते हैं साले, वो तो किसी भी समय आ जाते हैं भाई, जो टाइम देते हैं उस समय बोलना ही पड़ेगा, और उस समय आएंगे भी नहीं वो, तो उनको टोकते फिरो, तो कम से कम 2-3 दिन इसमें शायद हो सकता है लग जाए। हाँ, एक दिन में भी होने को, एक दिन में भी हो जाएगा, है ना, तो बीच में हो सकता है ब्रेक आ जाए, नहीं भी आए तो रेडी रहना उसके लिए। चल हाँ, अब देखिए यहाँ पर पी नेट क्या होगा, पी नेट मसाला, पी नेट क्या होगा, देख दो वेक्टर है ना, डायपोल मोमेंट है, मतलब मेरे को नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। पी नेट का मतलब क्या है? नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। नेट डायपोल मोमेंट निकालना है भाई, एक्चुअल में है क्या है, दो डायपोल इधर है ना, ये दो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, एक P इधर है और एक P इधर है, ये इसको P1 बोल दिया, इसको P2 बोल दिया, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री अगर है तो रिजल्टेंट का आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में जाएगा, कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट का आता है, बिल्कुल बीच में आता है। और मैंने कल आपको याद भी करवाया था, अगर इफ टू वेक्टर्स आर एट 120 डिग्री और अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो रिजल्टेंट भी वही आता है जो सेम उन दोनों का होता है। मतलब इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या आएगा, पी नेट आएगा, और पी नेट की वैल्यू कितनी आएगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, P आएगा। ये सीधा याद रखो, नहीं तो फॉर्मूला है अपने पास, √a² + b² + 2ab cos 120 को सॉल्व कर लेना उसमें, बाकी याद रखें आप, डायरेक्ट याद रखो इसको आप, ठीक है। और अगर वो भी नहीं है तो कल मैंने एक और आपको बताया था कि भाई दो वेक्टर्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, देख लें जाके वेक्टर्स के वीडियो भी देख लेना आप, कि भाई मेरे पास रिजल्टेंट निकालना 120 डिग्री पे, तो मैंने बताया था आपको, कल ही बताया था, वो क्या 2f cos θ/2, दो सेम वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला 2a cos θ/2। a क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वहां से भी निकालोगे तो भी आ जाएगा। तो पी नेट तो मेरे पास क्या आ गया, तो पी नेट आ गया मेरे पास कितना, P और कितने एंगल पर, बिल्कुल बीच में जाएगा। मतलब अगर मैं यहां से बोलूँ ये एक्स एक्सिस से एंगल अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये बिल्कुल बीच में जा रहा है। ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल मेरे पास कितना है 60 डिग्री, ये टोटल एंगल कितना है 60 डिग्री। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ अगर ये वाला एंगल देखूं तो ये एंगल मेरे पास क्या है, क्योंकि ये वापस बीच में है, समझ में आ रहा है, ये पूरा 60 है और ये वापस क्या है, तो ये मेरे पास, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि लाइन बिल्कुल सेंटर से जाएगी, ये लाइन बिल्कुल सेंटर से जाएगी, समझ में आ रहा है आपको। तो देखो यहाँ से अब मेरे पास क्या होगा, अब यहाँ पर देख क्या कर सकता हूँ, क्यों, या तो ऐसे भी समझ सकते हो ना, ये देखिए मेरे पास 90 है, ये मेरे पास कितना है 30 है, ये कितना है 30 डिग्री है, तो ये 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर टॉर्क निकालना था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, सिस्टम का टॉर्क क्या होता है, PE sin θ,
पी की जगह क्या ले लो, पी नेट ले लो, तो टाउ की जगह क्या आ जाएगा, टाउ नेट आ जाएगा, नेट टॉर्क आ जाएगा मेरे पास सिस्टम का, ई साइन। अब पी नेट और ई के बीच का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का है इधर, तो ये डायरेक्शन मेरे पास क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया पी नेट वेक्टर हो गया। तो पी नेट और ई के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा साइन 30। बहुत मिस्टेक करते हो इस क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर एंगल पता नहीं क्या लिखोगे, बहुत गड़बड़ कर जाओगे। सीधा एंगल आपको तो क्या दिखता है, एक पी दिखना चाहिए, एक एंगल दिखना चाहिए, ई दिखना चाहिए, सीधा पी ई साइन थीटा लगाते हो आप। अब ये नहीं देखते हो कि कहाँ पी है, कहाँ ई है, कहाँ है। हमेशा स्टैंडर्ड डेरिवेशन, हमेशा इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेरिवेशन को हमेशा दिमाग में रखें आप, उसके अंदर कौन सा एंगल कहाँ से लिया गया है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जब खाली फॉर्मूला याद करते हो, तो फॉर्मूला जब याद करते हो तो उसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि हर वेरिएबल, हर एंगल कहां से लिया गया है, किसके रिस्पेक्ट में उस वेरिएबल की बात की गई। तो सारी चीजें क्लियर करके आप फॉर्मूला को याद करें, ठीक है। तो देख यहां से मेरे पास क्या होगा, पी नेट, पी नेट क्या हो गया पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो देख टाउ नेट कितना आ गया, ये तो क्या आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन सोच, डायरेक्शन सोच, देख डायरेक्शन क्या है कि पोज करके सोचना, डायरेक्शन क्या है, पी नेट इधर है, ये मेरे पास क्या आ गया पी नेट, ये मेरे पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, पी नेट से ई की तरफ घुमाओ, है ना, पी क्रॉस ई, तो डायरेक्शन क्या आएगी मेरे पास इनवर्ड्स। इसको अपन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर भी बोलते हैं, कई बार ऑप्शन के अंदर दिखा होगा परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट प्लेन ऑफ पेपर, जिस पे लिख रहे हो ये प्लेन हो गया पेपर का, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटसाइड। तो दो तरीके से भी आंसर कई बार ऑप्शन में आपको दिखेंगे, है ना। लिखो जल्दी लिखो, आगे बढ़ते हैं और लिख लिया। देख और देख, और टुच्चे क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए तो बहुत अच्छे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने करा दिया। बाकी बहुत लल्लू क्वेश्चन आते हैं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड, सीधे फॉर्मूला बेस्ड, सीधे फॉर्मूला बेस्ड। देख देख खुद ही कर देगा अभी, देख फटाफट देख क्वेश्चन देख क्या दिया हुआ। हाँ देख किसी एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन are placed 4 माइक्रोमीटर अपार्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को 4 माइक्रोमीटर पे रखा हुआ है, फॉर्मिंग अ डायपोल। डायपोल बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो क्या बना सकते हैं, डायपोल बना सकते हैं, ठीक है। और डायपोल है और सेपरेशन है, तो डायपोल मोमेंट बन सकता है if both placed in a field of 2 into 10 raised to power 5 Newton coulomb inverse, then find torque on dipole. First, in stable equilibrium condition, in unstable equilibrium condition, और तीसरा एक और फाइंड, और क्या तीसरा एक और लिख दो आप, फाइंड मैक्सिमम टॉर्क। चलो क्या बोला, मैक्सिमम टॉर्क भी निकाल लो आप यहाँ पर, है ना सिंपल क्वेश्चन। देख पोज करके ट्राई कर, पोज करके ट्राई करो, देख क्या आ जाएगा। एक सिंपल, सबसे पहले अपने को टॉर्क का फॉर्मूला पता है भाई, टॉर्क का फॉर्मूला पता है अपने को। टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है, पी ई साइन थीटा होता है। पी चाहिए, ई चाहिए। अब देख ई यहाँ पर बोलेगा नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर इसने कांस्टेंट बोल दी है, इसका मतलब वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। अगर वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक, या तो यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, किस पे, किसी न किसी वेरिएबल पे डिपेंड करेगा वो, है ना। टाइम के साथ वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर पी ई साइन थीटा हो गया टॉर्क। अब मेरे पास क्या हो गया, पी, पी लिखना है मुझे यहाँ पर। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ ऑफ डायपोल। चार्ज, चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रखा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक प्रोटॉन हो गया, है ना। दोनों के बीच का सेपरेशन, इस पे अगर नेगेटिव क्यू चार्ज है तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा। और सेपरेशन 2a, 2a की वैल्यू दे रखी है 4 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर। तो देख कितना हो जाएगा,
P यहाँ से Q होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और पूरे 2a की वैल्यू है ये। 2a को अपन ने लेंथ बोला था ना, तो लेंथ ऑफ डायपोल 4 माइक्रोमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 और -5 -25 और यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम मीटर। ये मेरे पास अगर डायपोल मोमेंट पूछता तो डायपोल मोमेंट आ जाता है, है ना, चार्ज इंटू लेंथ। अब मुझे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया हुआ है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है साइन थीटा। अब इसमें तीन तरह के टॉर्क पूछे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, पहला निकालना है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा कितना हो गया, 0, थीटा जीरो, इसका मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में टॉर्क मैंने लिखवाया था आपको, क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि एंगल ही क्या है आपके पास, समझ में आ रहा है। अनस्टेबल, सेकंड केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा कितना होता है 180 डिग्री, तो टॉर्क यहां पर भी क्या आ गया, 0। उसके बाद थर्ड देख, थर्ड क्या है मेरे पास, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कब आता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू टाउ मैक्स वो किसके बराबर हो जाएगी, PE sin 90, P मल्टीप्लाइड बाई E, है ना। तो P कितना आया था अपना 6.4 इंटू 10⁻⁻25 और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻5, फाइनली कितना हो गया 6.4 इंटू 2, 12.8 इंटू 10⁻⁻25 प्लस 5 कितना हो गया -20। ये हो गया मेरे पास टाउ मैक्स, ये मैग्नीट्यूड आएगा और इसकी यूनिट टाउ, टॉर्क की यूनिट क्या होगी, फोर्स इंटू लेंथ, कितना होगा न्यूटन मीटर और जूल, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या, जूल भी तो बोलते हैं उसको अपन, तो जूल में आपके पास ये आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन यहाँ पर अपन बता नहीं सकते, डायरेक्शन बताना हो तो डायग्राम बना के बता दो आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया नहीं इसने, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर लिखना पड़ेगा, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, राइट। जल्दी से लिखो इसको, आप जल्दी से लिखो, है ना, फिर उसके बाद अपन आगे देखते हैं। लिखो इसको, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। वर्क डन, हेडिंग डालो कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, वर्क डन, हेडिंग डालो, है ना, इंपॉर्टेंट भी है। वर्क डन, जो टॉर्क वाला फॉर्मूला, वर्क डन वाला फॉर्मूला, टॉर्क वाला फॉर्मूला डेरिवेशन बोर्ड में आता है, जो लोग 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लिख लेना, आप हेडिंग डाल देना, उसके अंदर लिख लेना, बोर्ड्स के अंदर आपका टॉर्क का फॉर्मूला आता है। तो क्या हो गया, वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल। ये सेम चीज अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यू क्यों रिपीट करेंगे, तो ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस पार्ट से आपका मैग्नेटिक फील्ड कवर होता है, इससे आपका ग्रेविटेशन भी कवर होता है, तो इसलिए क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत लंबा भी चलता है ना। तो यहां से ग्रेविटेशन कवर हुआ आपका, फिर उसके बाद क्या हो गया, क्या बोला था मैं, मैग्नेटिक फील्ड वाला कोई एक पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड का अपना कवर हो जाएगा, है ना। तो पैरेलल दोनों चीजें चल रही है। तो देखो वर्क डन इन रोटेशन, क्या लिखा मैंने, रोटेटिंग, सॉरी, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपको डायपोल को रोटेट करना है तो उसमें किया गया वर्क डन निकालना है। देख सिंपल है, यहां पर 2 वर्क डन लिखाऊंगा, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, फिर बिल्कुल आंखें फोड़ के क्वेश्चन देखना कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो कई बार स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं इसके अंदर कि मैं तो सब सही करके आया था, मेरा गलत कैसे हो गया, नंबर कैसे काट दिया भाई, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसके अंदर वही अपना डायपोल भाई अपना, ठीक है। ये प्लस क्यू, एक फ्रेम बनवा दूं यार, ये ऐसी प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके ऊपर इधर फोर्स अपने लगाया था, यहाँ पर फोर्स कितना, अरे यार किसी ने मुझे बोला था कि यार, और ये दिखता नहीं सही, ये वाला कलर सही से दिखता नहीं है, चलो देखते हैं। प्लस नहीं, यहाँ तो यूज कर सकता हूँ मैं, प्लस क्यू ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और इसको यार माइनस क्यू इधर लिख देता हूँ मैं, ताकि फोर्स लगाने में इजी होगा, और इसके ऊपर माइनस क्यू ई इधर लगेगा, और एंगल मेरा वही थीटा है,
अब इसको ध्यान से देखना। अब मुझे वर्क डन, अब डायपोल को रोटेट करवाने में वर्क डन निकालना है। अब देख डायपोल को रोटेट करवाने का मतलब क्या है। डायपोल मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये देख डायपोल है, ये डायपोल है, दिख रहा है क्या? पेंसिल नहीं दिख रही भाई दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है, ये डायपोल है। डायपोल को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, डायपोल को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, ये किसी एंगल पे मैंने होल्ड किया हुआ है, डायपोल को होल्ड किया हुआ है, मैं डायपोल को मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाऊं, हालांकि डायपोल को छोड़ दोगे तो वापस क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा क्योंकि फोर्स लग रहा है। लेकिन डायपोल को पकड़ के अगर मैं क्या करूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, और उस एक्सटर्नल फोर्स या उस एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन मुझे यहां लिखना है। समझ क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे घुमा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर दो तरह के फोर्स है, एक फोर्स तो मैंने लगाया, तो मेरे द्वारा लगाया गया जो एक्सटर्नल फोर्स है, मेरे द्वारा लगाया गया जो एक्सटर्नल एजेंट है, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन निकालना है। एक होता है ना ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो वर्क डन बाय मी, और इसी वक्त ग्रेविटी भी तो लग रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख सकते हैं अपन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी दोनों फोर्स लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी जा रहा हो उस समय उसके ऊपर कितने तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, तो हर फोर्स का अपना अपना एक वर्क डन निकाला जा सकता है, ठीक। तो देख यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, तो मुझे अब यहां पर लिखना है कि इस डायपोल को मुझे एक इनिशियल एंगल θ1 से एक फाइनल एंगल θ2 तक घुमाना है, क्योंकि घुमा रहे हो ना आप, ऐसे में उठा के यहां ले आए बाहर नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करना है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर रोटेट करना है, देख हेडिंग, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। अब देखो घुमाने का, अब यहां पर घुमाने में क्या है, अब घुमाते वक्त किसी भी अगर रोटेशनल मोशन आपने अगर पढ़ा हो तो किसी भी बॉडी को रोटेट करने में जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, टाओ इंटू थीटा। देख क्या बोल रहा हूं मैं, वर्क डन, देख इसमें देखना कि वर्क डन टू रोटेट डायपोल बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन टू रोटेट डायपोल बाय एक्सटर्नल एजेंट। वो फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में करते हो आप। या इसको अगर ऐसे लिखो, अगर मैं ऐसे लिखूं स्मॉल वर्क डन अगर मैं लिखना चाहूं, अगर स्मॉल वर्क डन लिखो तो स्मॉल वर्क डन क्या आएगा, dw इक्वल्स टू टाउ तो फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, d थीटा, है ना, d थीटा। मतलब आप इसको क्या करा, एक थीटा एंगल से मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया, एक थीटा एंगल से अगर मैंने इसको क्या कर दिया, डी थीटा एंगल से अगर मैं घुमा दिया मैंने इसको, ये समझ में आ रहा है, डी थीटा एंगल से घुमा दिया, डी थीटा एंगल से घुमा दिया, तो फोर्स मल्टीप्लाइड, जैसे अपना क्या होता है लीनियर के अंदर वर्क डन होता है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो रोटेशनल के अंदर वर्क डन क्या होता है, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हो गया यहां से। अब मुझे टोटल वर्क डन निकालनी है, तो छोटा वर्क डन हो गया, मुझे टोटल वर्क डन लिखना है, टोटल वर्क डन टू रोटेट, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे घुमा रहा है, उस पर मत जाओ, अपने को निकालना है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन निकालना है। सो टोटल वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम इनिशियल एंगल θ1 टू फाइनल एंगल θ2, इनिशियल θ1 से θ2, क्योंकि इनिशियली कहीं तो होगा, वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे कहीं भी हो सकता है। तो इनिशियल कितने एंगल से कितने एंगल तक लेके गया, सपोज मैं यहां से यहां लेके गया, मैं यहां से डायपोल को यहां लेके गया, तो इनिशियल एंगल कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल, इनिशियल एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, फिर यहां लेके गया हूं तो फाइनल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो कहा 0 से 90 पे घुमाया मैंने। तो एक जनरल अपन डायग्राम, जनरल अपन केस बना रहे हैं, तो देखो यहां से टोटल वर्क डन निकालना है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dw, दोनों तरफ क्या कर दिया इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लिमिट भी क्या आएगी, थीटा की आएगी, तो θ1 से लेकर θ2 dw। जब इनिशियल मेरे पास एंगल पे था तो कोई वर्क डन नहीं था, फाइनली θ2 पे लेके चला गया हूं तो कुछ वर्क डन हुआ है, वो w है, उसे मुझे निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा dw का इंटीग्रेशन w, 0 से w टाउ, टाउ का इंटीग्रेशन, टाउ क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले निकाला, आज डेरिवेशन किया अपन ने, pe sin थीटा डी थीटा, θ1 से लेकर θ2। तो देखिए क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, P और E तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और P क्या है डायपोल मोमेंट, Q इंटू 2 है, Q कांस्टेंट 2 है कांस्टेंट, तो P भी कांस्टेंट, दोनों बाहर आ जाएंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा
और थीटा 1 से लेकर कहाँ गया, थीटा 2 तक आ गया मैं। अब देखो यहाँ से W इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, इधर आ जाते हैं अपन, इधर आ जाता है, ठीक है, इधर से इधर आने पर तो एक W इक्वल्स टू माइनस PE, नेगेटिव साइन बाहर ले लिया है मैंने, लिमिट लगाओ, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। फाइनली वर्क डन कितना आ गया देख, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस को वापस अंदर ले लो, PE, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद कर लेना इसको याद कर लेना, इसका न्यूमेरिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर पक्के हैं आपके एग्जाम के अंदर, ये 4 मार्क्स पक्के हो गए। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि भाई जब एक डायपोल को एक इनिशियल एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तो घुमाता हूं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, PE cos थीटा 1, थीटा 1 होता है इनिशियल से फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, ये होता है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। ठीक है, लिखो इसको, फिर एक और चीज़, फिर इसके बाद क्वेश्चन करवाता हूँ आपको मैं, ये लिख लो इसको, कहाँ जाओ रे, कहाँ जाऊँ, लिख फटाफट लिख देख यहाँ से, फिर देख, अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ आपको कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर मैं यहीं पर आपको बोल दूं, पूछ लूं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या बोला, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देख, अगर मैं आपको बोलता क्या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं बोल देता आपको क्या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू रोटेट, अभी क्या था, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन था। अब सोचना, एक्सटर्नल एजेंट इसको क्या घुमा रहा है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, उल्टा घुमाएगा, दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये दोनों फोर्स मिलकर क्या घुमा रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन एंटी क्लॉकवाइज के केस में आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जब आप निकालोगे तो वो क्लॉकवाइज में, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के मैग्नीट्यूड उतनी ही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। और जब भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए, आपने देखा होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर एक का भी डायरेक्शन चेंज होता है, रिवर्स हो जाता है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा या नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पर भी मेरे पास क्या होगा, तो जो भी वर्क डन मैंने एक्सटर्नल एजेंट का निकाला उसको क्या कर दो आप, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आ जाएगा मेरे पास। इसको ध्यान से समझ लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ रहा है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट, या इसको ऐसे भी समझ लो, या इसको ऐसे समझ लो आप कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही घुमा रहा है, भाई मैं लेके ऐसे ही जा रहा हूं, मैं इसको घुमा ऐसे ही रहा हूं, लेकिन टॉर्क जो है वो क्या है, इस डायरेक्शन में। पहले मेरे पास क्या था, पहले वाले में क्या था, वर्क डन पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में था, अपन घुमा भी इधर रहे थे, मतलब घुमा तो अपन हमेशा इधर ही रहे, मैं घुमा इधर ही रहा हूं, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जब निकाला तो मैंने क्या लिखा, टॉर्क, पहले टॉर्क क्या था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही था, तो वर्क डन मेरे पास क्या था, पॉजिटिव। जब भी टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, वर्क डन पॉजिटिव, तो मेरे पास आ गया, तो मैंने इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा लिखा था, पॉजिटिव लिखा था, मैंने dw इक्वल टू टाउ डी थीटा लिखा था, पॉजिटिव लिखा था। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालोगे तो अभी भी रोटेट इधर ही कर रहा हूं, टॉर्क इधर ही आ रहा है, मतलब रोटेट इधर कर रहा हूं मैं, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहां लग रहा है, वो क्लॉकवाइज में लग रहा है ना, भले मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो क्लॉकवाइज में लगा रहा है, दिख रहा है, क्लॉकवाइज में लगा रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भी मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा हूं, मैंने इसको ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ऊपर उठाया, वर्क डन कितना होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एच, फोर्स भी ऊपर लग रहा है, कितना, एटलीस्ट मुझे mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो mg मल्टीप्लाइड बाय h, तो mgh। लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होगा, मैं भले ऊपर लेके आ रहा हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर ही हो रहा है h, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, नीचे mg, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो अब वर्क डन क्या हो जाएगा, mg फोर्स मल्टीप्लाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय cos 180, नेगेटिव mgh हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पर भी क्या है मेरे पास, तो आप भले इसको ऐसे घुमा रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है, सिंस टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, क्लॉकवाइज है,
एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। किसका, है ना, डी डब्ल्यू अगर आप लिखोगे यहां पर तो नेगेटिव ऑफ टाउ डी थीटा आ जाएगा। डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, तो यहां से मैं अगर इंटीग्रेशन करके सोल्व करूंगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस टाउ डी थीटा, और कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, बस नेगेटिव साइन और आ जाएगा एक्स्ट्रा, सेम इंटीग्रेशन चलेगा, नेगेटिव साइन और आ जाएगा। बस इसी चीज को फाइनली आप क्या करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, क्या नेगेटिव नेगेटिव हट जाएगा, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। कहां से कहां घुमा रहे हैं, वही थीटा 1 वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड टू रोटेट, कहां से कहां तक, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, कंफ्यूज मत होना, थीटा 1 से थीटा 2 ही घूम रहा है। बस वर्क डन अगर एक्सटर्नल फोर्स का निकालोगे तो थीटा 1 में से थीटा 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन निकालोगे तो थीटा 2 में से थीटा 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर, चल एक क्वेश्चन कराता हूं, अभी समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन कराता हूं मैं अभी, देख एक क्वेश्चन करते हैं अपन अभी। देख क्वेश्चन क्या है, फाइंड वर्क डन टू रोटेट, फाइंड वर्क डन टू रोटेट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 कूलम मीटर, है ना, फाइंड वर्क डन टू रोटेट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 किलोमीटर बाय 180 डिग्री, बाय 180 डिग्री, बाय कितने डिग्री से घुमाना है, 180 डिग्री इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 into 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स। देख सुन, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कभी भी अगर आपको बोले कि फाइंड आउट द वर्क डन, मेंशन नहीं करे कि भाई मेरे पास एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है या इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है, कभी भी मेंशन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन पूछता है तो मेंशन करेगा वो स्पेशली कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखता है, इसका मतलब क्या है भाई, आप लिखते हो ना दिस ऑब्जेक्ट इज रेज्ड अप, फाइंड आउट द वर्क डन टू रेज दिस ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय मी, कि मैंने कितना काम किया। अगर इसी केस में अगर मैं बोल दूं फाइंड आउट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो स्पेसिफिकली बोलेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालो। द सेम वे अगर यहां पर डायपोल को रोटेट करने में अगर सीधा वर्क डन पूछा है, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पूछा है, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जो होगा W, वो क्या होता है, PE cos इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल। अब देखो इनिशियल एंगल क्या होगा, अब इसने इनिशियल एंगल भी नहीं दिया है, इसने क्या बोला है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, कहां गया, ऑफ डायपोल मोमेंट 2 किलोमीटर बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से घुमाना है। जब भी बोले कि 180 डिग्री से घुमाना है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो डायपोल जो होगा वो कहां होगा, भाई डायपोल को छोड़ दो आप, वो कहां जाएगा सीधा, वो बाय डिफॉल्ट जो होगा वो अपनी इनिशियल पोजीशन कहां लेता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेता है। ये डायपोल इसे रखा हुआ है, इसको अगर मैं रिलीज कर दूंगा तो कहां हो जाएगा, अलाइन, इट विल बी अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, तो जो इनिशियल अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है इनिशियल एंगल, तो सीधा क्या करो आप, इनिशियल एंगल मेरे पास क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन, तो थीटा 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री, अगर मेंशन नहीं है तो थीटा 2 कितना, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से कितना घुमाना है, 180 डिग्री पे घुमाना है, तो थीटा 2 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो देख वर्क डन का फॉर्मूला देख सिंपल क्या आ गया, P कितना है, डायपोल मोमेंट 2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 × 10⁵ कितना हो गया, cos 0 cos 180, देख फाइनली कितना आ जाएगा मेरे पास, तो वर्क डन आ गया मेरे पास कितना, 2 × 2 = 4 × 10⁵, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, माइनस cos 180 की वैल्यू -1,
cos 0 1, cos 180 की वैल्यू -1, ये कितना आ गया 1 + 1 2, 4 जा 8, 8 × 10⁵ जूल। ठीक है, अगर यहां पर ये बोल देता वर्क डन बाय, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आप ऐड कर दो इफ, अगर क्या बोल रहे हैं, एक और क्वेश्चन लिख लें, ऑल्सो फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालना है, क्या कर लो, इसी को नेगेटिव लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दिस, मतलब -8 × 10⁵ जूल। खत्म। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे। एक और बोलता हूं मैं, देख क्या है, अगर मैं आपको पूछता हूं कि भाई इसको 180 डिग्री से नहीं घुमाना है ना, तो वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम पी और ई की वैल्यू वही ले लेना। अनेकों क्वेश्चन बन सकते, वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम, कहां से कहां घुमाना है, मैं बोलता हूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम, अगर सिंपल वर्क डन बोला है मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, कहां से कहां, अनस्टेबल से स्टेबल तक घुमाना है। देख अनस्टेबल से स्टेबल, अनस्टेबल का मतलब कितना हो गया θ1, अनस्टेबल मतलब 180 डिग्री, और θ2 कहां ले जाना है, स्टेबल पे ले जाना है, जहां ले जाते हो वो θ2 होता है, स्टेबल पे ले जाना है, मतलब θ2 कितना हो गया 0 डिग्री। देख रहा है यहां पर, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, PE cos θ1 cos 180 cos θ1 cos 180 माइनस cos 0, देख कितना आ जाएगा, W = कितना होगा cos 180 -1, देख PE cos 180 -1 कितना आ गया -2PE। P और E की वैल्यू यहां से रख दो, आप सोच के देख, इसी का उल्टा करा है मैंने। देख स्टेबल से अनस्टेबल गया था, अनस्टेबल से स्टेबल जाऊंगा तो सेम आंसर आएगा विद नेगेटिव साइन। उल्टा उल्टा कर रहे हो ना, जब डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन में आ जाए उल्टा, देखिए -2 ये यहां पर भी तो ये आया था, ये देख 2, ये क्या 2 है ना, 2PE था ये क्या -2P, सीधा आंसर लिख सकते हो आप। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 × 10⁵ जूल। ये हो गया वर्क, लिख जल्दी लिखो इसको। चल एक लास्ट क्वेश्चन और करता हूँ मैं, देख एक लास्ट और, ये अच्छे से कर लेना बेटा, है ना, इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ये रोटेशन वाला इसलिए 2-3 क्वेश्चन एक साथ करवा दिया मैंने आपको। θ1 - θ2 वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और कुछ नहीं बोला, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल एजेंट का ही बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है तो नेगेटिव साइन लगा के निकाल दोगे। एक क्वेश्चन और कर लास्ट खत्म करते हैं बस कहानी आज की। देख मेरे को क्या दिया हुआ है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है मेरे पास, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और इधर से वापस ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इधर से वापस नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये डायपोल्स है, ये डायपोल्स है ना, ये डायपोल्स है ना। देयर आर 4 डायपोल्स, 1 2 3 4 डायपोल हैं। सारे डायपोल के एंगल दिए हुए हैं, ये वाला एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है, देयर आर 4 डायपोल्स और आइडेंटिकल है ना। क्वेश्चन क्या है कि 4 आइडेंटिकल डायपोल्स आर देयर, 4 identical dipoles are there of dipole moment P। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंपेयर टॉर्क ऑफ ऑल, चारों के चारों डायपोल का टॉर्क कंपेयर करना है आपको, है ना। कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन नाटा है सारे ठीक है लिखना है मुझे। तो देख सबसे पहले
टाउ 1 लिखता हूं मैं, देख टाउ 1, देख टाउ 1 के लिए देख मेरे पास ये डायपोल मोमेंट इसका इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दिख रहा है? तो एंगल जो एक्चुअल दिया हुआ है वो थीटा एंगल ही आएगा, तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा। ये हो गया मेरे पास टाउ 1। टाउ 2 लिखे, टाउ 2 एंगल निकालना है। देख ये इधर मेरे पास कौन आएगा, इस डायरेक्शन में तो कौन है, डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल निकालते हैं अपन हमेशा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल है ना, एंगल हमेशा क्या होता है, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो ई वेक्टर तो इधर है, पी वेक्टर इधर है, तो देखो इसका पी का ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, देख पी ई साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, पी ई साइन 30 साइन थीटा। तीसरे का टॉर्क देखो, थर्ड वाला ये रहा, थर्ड वाला क्या होगा, ये देखो थर्ड को अगर आप देखोगे, ये पी वेक्टर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो ये मेरे पास एंगल, ये कितना हो गया, है ना, 2। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मेरे पास ई वेक्टर इधर और ये मेरे पास पी वेक्टर इधर, दोनों के बीच का आप टेल से टेल मिलाओ, बस ये बीच में एंगल कितना भी है, कितना है, ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा है, सिंपल। तो देख यहां से भी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ई, इसको माइनस 180 माइनस थीटा मत लिख देना, है ना, पूंछ से पूंछ मैंने, क्योंकि इधर एंगल थीटा तो लिया, ये भी थीटा लिया है मैंने, ये वाला एंगल भी, इसको माइनस थीटा थोड़ी बोला है इसने प्लस थीटा ही बोला है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सिंपल क्या हो गया, पी ई साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया, पी ई साइन थीटा। फोर्थ का देख, माइनस से प्लस की तरफ ये पी आ गया इधर, और जो एंगल दे रखा वही इसका एक्चुअल एंगल हो जाएगा, ये पी वेक्टर, ये ई वेक्टर, ये एक्चुअल एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, पी ई साइन एंगल कितना है, थीटा ही, चारों सेम आ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या, चारों टॉर्क मेरे पास क्या हो गए, सेम हो गए, ऑल टॉर्क्स आर सेम। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ते हैं अपन, है ना। इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की के अंदर अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रखूंगा तो डायपोल कितनी एनर्जी स्टोर करता है, तो एनर्जी वाला पोर्शन जो है वो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले सेकंड चैप्टर जो आपका है एनसीईआरटी का, है ना, जो अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, तो उस चैप्टर के अंदर अपन पूरा एनर्जी वाला पोर्शन वहां कवर करूंगा मैं, क्योंकि एनर्जी अपन वहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको वहां कवर करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक लिख लें जल्दी से आप। सो राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो घंटी बजा के जरूर निकले आप, और लोगों के बीच में शेयर करके जाए अगर वीडियो वाकई पसंद आया तो। कल सेम टाइम वापस मिलता हूँ शाम को 6 बजे में अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, और आगे बढ़ाएंगे सेशन को। सो थैंक यू, बाय, मिलते हैं कल वापस।